right? A very simple chapter, not a difficult chapter, rather I can say, right? हाँ, लेकिन ध्यान से समझना है, right? पढ़ना है इसको कि ये chapter हमें क्या समझाता है, right? So let's begin with the cellular respiration, and along with that, I hope you people remember that you have to complete the questions by next week till photosynthesis, right? अभी respiration के मैंने include नहीं किए, till photosynthesis पैकेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस बार तो आपका AITS है, राइट? संडे में, राइट? तो सैटरडे, आर यू विलिंग टू कम फॉर द एक्स्ट्रा क्लास फॉर सैटरडे? यस मैम। मैम केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री की है, कितने बजे? मैम टाइम अभी सर ने फाइनल नहीं किया। हाँ, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई कैन हैव द क्लास, राइट? कि अगर प्रिपरेशन करनी है AITS के लिए and you have such anything in mind, then you can tell me freely. तो उसके हिसाब से फिर हम क्लास करेंगे सैटरडे, क्योंकि संडे तो हो नहीं पाएगी क्लास, ऑलरेडी आपका AITS है ही। मैम नेक्स्ट वीक ही रख लेना प्लीज। फाइन, ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, सो अ वेरी सिंपल चैप्टर, ध्यान से समझना है। अभी तक हमने पढ़ा बच्चा फोटोसिंथेसिस, जहाँ हमने कहा वी हैव टू प्रिपेयर द ग्लूकोज, जहाँ हमें ग्लूकोज को प्रिपेयर करना था, प्लांट ने ग्लूकोज बनाना था बिकॉज प्लांट को फूड की जरूरत थी। तो प्लांट ने फूड बनाया जिसकी वजह से प्लांट्स को हमने प्रोड्यूसर कहा और वहां से एक फूड चेन हमारी स्टार्ट हो गई। लेट अस सपोज अ फूड चेन कंटिन्यू हुई और सबको फूड मिल गया। अब पॉइंट ये आता है कि हर ऑर्गेनिज्म ने उस फूड को कैसे यूटिलाइज किया, हर ऑर्गेनिज्म ने उस फूड से कैसे एटीपी का सिंथेसिस किया और किस तरीके से उस एटीपी को आगे यूज किया, दैट वी हैव टू बेसिकली फोकस अपॉन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग कि दैट्स एन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होना बायोमोलिक्यूल्स का, टू रिलीज CO2 एंड एनर्जी। CO2 और एनर्जी को रिलीज करने के लिए ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करना है, राइट, बायोमोलिक्यूल्स का, राइट? दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो इट इज जनरली डिफाइंड एज द, राइट, हम क्या कहें इसको, कैटाबॉलिक प्रोसेस, राइट, बिकॉज लीडिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, राइट? एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो क्या नाम दे दें, exergonic process because releasing energy को रिलीज कर रहा है, and redox process क्योंकि redox reactions को भी involve करेगा, reduction oxidation, right? So that's why we say it's a catabolic, exergonic and redox process जो हम इसको define करते हैं, right? Where the biomolecule can be, biomolecule कौन सा हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, यही तो तीन है हमारे पास बायोमोलिक्यूल। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का ब्रेकडाउन करते हैं, देन वी से दैट रेस्पिरेशन एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ carbohydrate and fats और lipids, ठीक है? प्रोटीन का अगर कर रहे हैं तो क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। Got the point? Protoplasmic respiration. Protoplasmic respiration means we are going for the dissolution of proteins, right? तो एक हो गया हमारे पास फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक हो गया हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर एवरीवन? दोनों पॉइंट समझ आए? While the most common is, what's the most common? Floating respiration. Carbohydrate and lipid. Most common respiratory substrate
is कार्बोहाइड्रेट। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, जिसका हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डू द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, राइट। इफ अ पर्सन ऑन स्टार्विंग, अगर कोई पर्सन स्टार्विंग पे है, स्टार्विंग का मतलब भूख हड़ताल, राइट, तो सेल इनिशियली कंज्यूम, किसको कंज्यूम करेगा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड्स, at last then protein. proteins to derive energy for survival के लिए एनर्जी डिराइव करेंगे। मीन्स हमारे पास सबसे मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारे पास लिपिड और फिर लास्ट में प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन तो हमारे पास बेटा ऐसा बायोमोलिक्यूल है ना, जो एंजाइम्स भी बना रहा है, हार्मोन्स भी बना रहा है, इतनी चीजें बना रहा है, तो प्रोटीन को यूज कर लेंगे तो वो चीजें कैसे बनेंगी? तो इसलिए सेल कहता है कि भाई प्रोटीन को तो लास्ट वाइज रखेंगे जब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, अदरवाइज सबसे पहले हम किसको कंज्यूम करेंगे? कार्ब्स। समझ आया सबको अच्छे से? तो अब हम सबसे पहले वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। सबसे कॉमन प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिगिन विद, राइट। एट द एंड लिपिड और प्रोटीन तब होते हैं, राइट, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, बट सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, वेदर इट बी द पॉलीसैकेराइड और इट बी द ओलिगोसैकेराइड, हमें उसे सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा? वी हैव टू गो फॉर द प्रोसेस कॉल्ड सोल्यूबलाइजेशन। हमें सबसे पहले सोल्यूबलाइजेशन करना पड़ेगा, एंड सोल्यूबलाइजेशन करके किसको फॉर्म करेंगे? ग्लूकोज। Yes. Where glucose is called ultimate, याद रखना क्वेश्चन आता है, अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बाय कॉल्ड अल्टीमेट, कुछ भी आप ले लो, आप स्टार्ट प्रोसेस ग्लूकोज से ही करोगे। यू हैव टू कन्वर्ट दैट यूनिट इनटू ग्लूकोज इटसेल्फ, ताकि प्रोसेस आपका बिगिन हो सके, राइट। तो आपने सबसे पहला स्टेप किया सोल्यूबलाइजेशन, उससे आपने अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनाया विच इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज। और ये सोल्यूबलाइजेशन का प्रोसेस आपने साइटोसोल में ही किया है, सेल के साइटोसोल में ही प्रोसेस हुआ है हमारे पास। अब ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन किया बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, विच इज कॉल्ड EMP पाथवे। EMP पाथवे कौन सा हो गया हमारे पास? राइट, एम्बिडन Meyerhoff Parnas pathway. मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। एक्चुअली बेटा पॉइंट ये है, ग्लाइकोलिसिस 3 तरीके के होते हैं, जो आपको पढ़ना है वो एक ही है, दैट इज EMP पाथवे, राइट। और दिस ग्लाइकोलिसिस इज गोइंग टू हैपन इन, ये होगा कहाँ हमारे पास? साइटोसोल। Yes. And this is called as the partial oxidation of glucose. Complete oxidation of glucose हम तब कहते हैं जब हमारे सारे ग्लूकोज से CO2 बाहर आ जाते हैं, या हम CO2 नहीं निकालते। अगर हम CO2 नहीं निकाल रहे तो हम इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते, वी हैव टू टेक इट एज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। मुझे इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन लेके चलना पड़ेगा। तो हमने कहा दिस इज बेसिकली बीइंग द वन व्हिच इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये अगर हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन लिया ग्लूकोज का, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से हमने फॉर्म क्या कर दिए? 2 यूनिट्स किसके बना दिए? पायरुवेट के। दैट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड वी फॉर्म द 2 यूनिट्स ऑफ द पायरुवेट। ये इतना प्रोसेस हर एक लिविंग सेल परफॉर्म करता है, whether it be the prokaryote, whether it be the eukaryote, whether doing aerobic respiration, whether doing anaerobic respiration, that has to be performed by every cell. Got this point? This is the minimum requirement. Now afterwards
The fate is of pyruvate is decided on the basis of presence or absence of oxygen, whether the oxygen is present or the oxygen is absent. Right, so if we will say it will show the presence of oxygen, it means कौन सा process हो रहा है हमारे पास? Aerobic cellular respiration. Right, if we are going with the absence of oxygen, then we say fermentation or anaerobic cellular respiration. Got this thing? Fine. अब अगर हम यहाँ ये लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब आगे का सारा प्रोसेस आप अब साइटोसोल में ना करा के we will have that process in the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में करोगे. ऑन द टिप्स याद होना चाहिए पूरा डिटेल, क्योंकि इसी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन, जिसमें आपने सबसे पहले कराया ट्रांजिशन और वी कैन से लिंक रिएक्शन, और फॉर्म कर दिया यहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए. करेक्ट. एसिटाइल कोएंजाइम ए को आपने एंटर करा दिया. फोर्थ वन क्रेब और टीसीए साइकिल. फाइनली उसके बाद आपने लास्ट में प्रोसेस चलाया ईटीएस एंड ऑक्सफॉर्स एंड यू प्रोड्यूस दी एटीपी. एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं. क्लियर? राइट, ये प्रोसेस चला जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हो. लेकिन जब आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन कराया, यू ईदर गो फॉर lactic acid fermentation or ethanolic fermentation. राइट, जब आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किया तो यहां से फॉर्मेशन कर दिया आपने lactate plus 2 units of ATP. जब आपने इथेनॉलिक फर्मेंटेशन किया तो 2 units of ethanol plus 2 CO2 plus 2 ATP. तो मीन्स इन दोनों प्रोसेस में आपने क्या किया, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. Got this point, everyone? मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो. मैम हाँ जी बेटा. मैंने इसे प्रेजेंस डाला है ऑक्सीजन पे, ये मैम कंप्लीट है क्या? कौन सा? ये आपने एटीपी यहाँ बना दिया ना. क्रेब और टीसीए से आप 4 CO2 बाहर निकाल देते हो और एसिटाइल कोए से आप 2 CO2 बाहर निकाल दोगे, तो पूरे 6 CO2 बाहर आ जाते हैं. दैट्स वाई दिस इंश्योर कंप्लीट oxidation of glucose. Complete oxidation can ensure. हम टीसीए का फुल फॉर्म क्या है? क्या बचा वापस से? टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पढ़ाऊंगे अभी डिटेल में, सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला. मैम ये फर्मेंटेशन से पहले क्या लिखा है? anaerobic cellular respiration or fermentation, absence of oxygen. इथेनॉलिक लिखा है. हाँ, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन. इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. इसको इनकम्प्लीट क्यों कहा है मैम? CO2 निकला बाहर, ग्लूकोज क्या 6 CO2 में ब्रेक हुआ? नो मैम. नहीं ना. लैक्टेट हमने बना दिया, लैक्टेट 3 कार्बन का है.
इथेनॉल हमने बना दिया 2 कार्बन का, तो आपने कार्बन तो रिजर्व कर दिया ना, यस मैम। इसी वजह से। मैम डन। हाँ जी। मैम फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस साइटोसोल में ही चल रही होगी ना? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एनारोबिक कभी नहीं होता। दिस इज गोइंग टू हैपन इन द साइटोसोल ओनली। यस गाइस, नोटेड यहाँ तक। अभी ये जितना हमने किया ना, दिस इज जस्ट इन हाईलाइट ऑफ द टॉपिक। हर एक की डिटेलिंग पढ़नी, ईच एंड एवरी डिटेलिंग वी हैव टू गो फॉर, राइट, ताकि हमें पूरा समझ आ सके कैसे चल रहा है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक सेलुलर से, फिर करेंगे एनारोबिक एंड में। उससे पहले तो नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, राइट। यस, शैल आई स्टार्ट विद द प्रोसेस गाइस? यस मैम। फिर यहाँ तक सबका अच्छे से समझ आ गया पूरा प्रोसेस कैसे करने वाले हैं? ओके मैम, सो लेट्स बिगिन विद द ग्लाइकोलिसिस। शुरू करते हैं। नाउ ग्लाइकोलाइसिस मीनिंग समझ आ रहा है? लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, right? Breakdown of glucose in cytosol as 2 units of pyruvate along with release of 2 units of ATP and 2 units of reducing power. Process is an incomplete breakdown, or we can say partial breakdown of glucose as CO2 is not released as product. CO2 रिलीज हुआ नहीं है, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया बचा? पार्शियल ब्रेकडाउन और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, राइट, जिसके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट 2 यूनिट्स पायरुवेट के, 2 यूनिट्स एटीपी के, 2 यूनिट रिड्यूसिंग पावर के, ये हम टोटल इसमें फॉर्म करते हैं, राइट। द प्रोसेस इज अ सेंट्रल पाथवे फॉलोड बाय every living cell, whether prokaryotic, eukaryotic, unicellular, multicellular, enucleated, RBCs भी फॉलो करते हैं, वो तो रादर इसी पे रिलाई करते हैं, और ए न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, हर सेल करता है। एवरी सेल इज गोइंग टू डू दिस, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हो, ई न्यूक्लिएटेड हो, ए न्यूक्लिएटेड हो, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सेंट्रल पाथवे, से हम डिफाइन करते हैं, राइट, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया। सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया को छोड़ दो, वेयर ग्लाइकोलिसिस तो होता है अकर बाय ईडी पाथवे। पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ नाम याद रखना। अदरवाइज और सब में कौन सा पाथवे चल रहा है बेटा? ऑल हैव ग्लाइकोलिसिस बाय ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। तो हमारे पास कॉमन पाथवे कौन सा हुआ इसमें से? ईएमपी पाथवे। यस मैम। समझ आया सबको पॉइंट, राइट? सो अब हमें ये सेंट्रल पाथवे पढ़ना है,
राइट। तो ग्लाइकोलिसिस में जो हम पढ़ रहे हैं वो ईएमपी पाथवे ही है। इसके 3 हैं, एचएमपी, ईएमपी, ईडी। जो आपके सिलेबस में है दैट इज ईएमपी पाथवे ओनली। ठीक है, एचएमपी के बारे में 1-2 लाइन पढ़ाऊंगी एकदम एंड में। राइट, नाउ मूविंग टू, हाँ जी बेटा। मैम ए न्यूक्लियोटाइड कैसे कर सकता है, उसके पास तो न्यूक्लियस होता नहीं। न्यूक्लियस की जरूरत ही नहीं है इसमें। The process occur in the cytosol. Prokaryotic is anucleated cell. They never have the nucleus, they have the nucleoid. Right? तो न्यूक्लियस की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ साइटोप्लाज्म की जरूरत है। साइटोप्लाज्म में एंजाइम होने चाहिए, द पाथवे विल अकर। आरबीसी कर रहे हैं, सीव ट्यूब कर रहा है, जाइलम वेसल कर रहे हैं। राइट, खैर जाइलम वेसल तो डेड हो गए, जाइलम वेसल नहीं कर रहे, सॉरी, सीव ट्यूब कर रहे हैं। राइट, तो दे आर परफॉर्मिंग दिस ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करेंगे मैम। हाँ जो जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है मैम, वो अगर इंटरनल फैक्टर्स पे देखे तो अगर इनडायरेक्टली वो जीन्स पे डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल। जीन प्रीडिस्पोजिशन एक एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ना उसमें। राइट, जेनेटिक्स में बताती हूँ मैं। राइट, जीन प्रीडिस्पोजिशन पे डिपेंड करता है, जेनेटिक मटेरियल पे। अगर लेट अस सपोज किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, अब होता क्या है ना, एक जैसे एक जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी मैं आपको। राइट, एक होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, थोड़ा अगर किसी को ध्यान हो। यस मैम। राइट, जेनेटिक्स में पढ़ते हो आप, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए मदर से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होना वो मदर पे डिपेंड करता है। लेट अस सपोज मदर के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं था या मदर वेरीगेटेड लीफ थी, तो उसकी वजह से जो प्रोजेनी होगी वो वेरीगेटेड होगी। फादर भले ही ग्रीन लीव्स क्यों ना कैरी करते हो, क्योंकि मदर से ट्रांसफर होता है। तो अब जीन्स कौन से आ रहे हैं उसमें, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा क्लोरोप्लास्ट के कितने नंबर बनेंगे। क्लोरोप्लास्ट के जितने नंबर बनेंगे उतने क्लोरोफिल के नंबर होंगे, और उतने ही बेसिकली आगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में उसका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। राइट, तो जेनेटिक नेटवर्क पे तो हर चीज बिलोंग कर रही है। यस तो मैम, ये भी तो कह सकते हैं कि जो भी जैसे एंजाइम्स भी जो है मैम, वो भी तो इनडायरेक्टली जीन्स पे कंट्रोल है ना, मतलब जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं उनको, उनका फॉर्मेशन अल्टीमेटली तो जीन्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो, कोई भी ए न्यूक्लिएटेड सेल है, राइट, ए न्यूक्लिएटेड सेल की अगर बात हम करते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वायरस के पास न्यूक्लियस नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होना चाहिए। और विदाउट डीएनए तो किसी भी सेल को आप लिविंग नहीं कहते ना, उसको डेड कह देते हो। तो सेम वही चीज आप कहोगे यहाँ पर कि भाई अगर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस डेड हो गया, राइट, या सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस डेड हो गया, तो उसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल है, एंड जेनेटिक मटेरियल है मींस दैट इज कंट्रोलिंग द मशीनरी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही सेंट्रल डोग्मा के थ्रू प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन के थ्रू ही एंजाइम बन रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होना इज द मस्ट थिंग। फाइन, ओके। Now, I'm moving to the process of the EMP pathway. EMP pathway के process पे आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि this pathway is being the one which involve total 10 steps या 10 reactions को involve करता है, divided in 2 phases. बहुत ध्यान से सारी की सारी reaction समझनी है, कैसे होती हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर। राइट, 2 phases हैं। सबसे पहली फेज है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज, और कॉल्ड एज द एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, और दूसरी है हमारे पास पे ऑफ फेज और एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। मतलब हमने 10 रिएक्शन को 5-5 रिएक्शन के 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। पहली 5 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जिस दौरान इस प्रोसेस के लिए सेल से हम एटीपी उधार लेंगे। सेकेंड फेज में हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, सेल से जितने एटीपी उधार लिए थे उसको वापस देंगे और नए एटीपी भी बनाएंगे। तो इसलिए उसको कहा पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब चुकाना, चुकाएंगे हम कर्ज जो हमने लिया था पहली फेज में। That's why it is called as the payoff phase। और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि that's why called energy producing phase, right? तो अब सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन। तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर प्रिपरेटरी फेज के ऊपर, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से हम पूरा प्रोसेस बिगिन करेंगे। नहीं तो दिस इज जस्ट अ प्रिपरेटरी स्टेप फॉर द प्रोसेस। और मेन फेज कौन सी है हमारे पास? पे ऑफ फेज, जहां से मुझे एनर्जी मिलेगी।
राइट, फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग द एनर्जी, राइट। तो अब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया प्रिपरेटरी फेज से। तो प्रिपरेटरी फेज हमने स्टार्ट किया, एक एक रिएक्शन बेटा अच्छे से समझनी है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है वो समझना है, राइट। और फिर उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर, राइट, और कैसे वो रिएक्शन हो रही है वो भी क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है नीट के अंदर वो डायरेक्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, तो ये पता होनी चाहिए, राइट। नाउ मूविंग टू दिस, अब सबसे पहले हम आए यहाँ पर ग्लूकोज पे। हम जानते हैं ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास, जो हमने मेन सबस्ट्रेट यूज किया है। सबसे पहला स्टेप हमने किया, ग्लूकोज को चेंज कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैंने क्या किया इस रिएक्शन के दौरान, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। हैव आई एडेड द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया। अगर मैंने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया तो कैन आई राइट द रिएक्शन एज फॉस्फोराइलेशन। रटना नहीं है बेटा, समझना है हम नाम कैसे देते हैं, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो फॉस्फेट कहीं से तो लिया होगा, और फॉस्फेट का सोर्स कौन होता है हमारे पास, एटीपी। तो एटीपी से फॉस्फेट लिया और एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया, जहां ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट हमारे पास लग चुका है। और जब भी हम एटीपी से फॉस्फेट का आदान प्रदान करते हैं या एडीपी को देते हैं या एटीपी से लेते हैं, तो हमेशा एक एंजाइम याद आता है, काइनेज। यस मैम। राइट, तो यहाँ पर एंजाइम हो गया हमारे पास हेक्सोकाइनेज। हेक्सो क्यों कहा, क्योंकि ग्लूकोज हेक्सो शुगर। यस मैम। या फिर आप इसको सिंपल ग्लूकोकाइनेज भी लिख सकते हो, राइट। और ये काइनेज Mg2+ और K+ के बगैर काम नहीं करता, तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट होगी। तो पहली रिएक्शन हो गई हमारे पास फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द सबस्ट्रेट, करेक्ट। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। अब ये ध्यान रखना है कौन सी रिवर्सिबल है कौन सी इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है, राइट। तो ये हुई हमारे पास पहली रिएक्शन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मैंने आइसोमराइजेशन कर दिया। व्हेन आई गो फॉर आइसोमराइजेशन वी फॉर्म द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हमने यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एल्डोज शुगर। ग्लूकोज का अगर मैं आइसोमराइजेशन करती हूँ तो उसे किस में चेंज करूंगी, कीटोज। हमेशा ध्यान रखना, आइसोमर्स बनाते टाइम, आइसोमराइजेशन करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करोगे। ग्लूकोज में एल्डोज है, एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, कीटोज शुगर है, ये सब आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हो, राइट। तो आपने बस फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया, तभी ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया। तो ये सेकेंड रिएक्शन हमारे पास हो गई आइसोमराइजेशन रिएक्शन, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एल्डोज कीटोज कन्वर्जन, राइट। एंजाइम का नाम देखो क्या देंगे, आइसोमरेज, राइट। अगर मैं आइसोमरेज दूंगी तो पहले मैं किसका नाम दूं, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, हेक्सो आइसोमरेज। नाम क्या आगे उसके सबस्ट्रेट का नाम या प्रोडक्ट का नाम देते हैं, मेजरली सबस्ट्रेट का देते हैं, तो फॉस्फेट दोनों में लगा हुआ है, दोनों हेक्सो शुगर है, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, करेक्ट। एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। हम कराएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। आप फ्रक्टोज से ग्लूकोज भी बना सकते हो, राइट। कंप्लीट यहां तक का पॉइंट, दोनों रिएक्शन समझ आई? यस। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अब आपने चेंज कर दिया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसका मतलब क्या किया बेटा अब इसमें, फटाफट बताओ। हम एटीपी फिर से डालें, फिर से एटीपी डालना पड़ेगा, फॉस्फेट फिर से ऐड किया मैंने, तो थर्ड रिएक्शन मेरे पास वापस से क्या आ गई, फॉस्फोराइलेशन। और एटीपी आप कौन सी पोजीशन पे डाला, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, 6 पे तो लगा हुआ था, हमने फर्स्ट पे और डाला, ठीक है ना। और फॉस्फोराइलेशन करने के लिए अब एंजाइम देखो, काइनेज वापस से आएगा, फॉस्फो फिर फ्रक्टो काइनेज 1, यस मैम। it is also called PFK1, and this is the enzyme which is called as the pacemaker enzyme of glycolysis. क्यों होता है, I'll tell you at the end.
ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बताऊंगी। और ये स्टेप हमारे पास कहलाया जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अभी ये पॉइंट लिख लो, राइट, स्टार मार्क करके। आई एक्सप्लेन यू एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ये स्टेप ऐसा स्टेप है जिसमें पूरा ग्लाइकोलाइसिस टिका हुआ। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यस मैम। राइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेट मैम? लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हाँ जी बिना। मैम ये एंजाइम के नेम कैसे लिख रहे हैं, बता दो एक बार प्लीज दोबारा। जब एटीपी से फॉस्फेट लो या एडीपी को फॉस्फेट दो तो एंजाइम आता है काइनेज, उसके आगे लगाते हैं सबस्ट्रेट का नाम। ग्लूकोज द हेक्सो शुगर, तो आपने लगा दिया हेक्सोकाइनेज। आइसोमराइजेशन किया तो एंजाइम होता है आइसोमरेज। आगे फिर से सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट का नाम, तो फॉस्फेट है तो फॉस्फो, दोनों शुगर हेक्सो हैं तो हेक्सो आइसोमरेज, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना दिया, फिर से फॉस्फेट डाला, वो भी एटीपी से निकाल के, तो नाम दे दिया फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1, राइट। तो आपने फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया उसमें, दैट्स व्हाई कॉल्ड PFK1। अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। राइट। नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वंस अगेन। हाँ जी बेटा। मैम जो फर्स्ट वाला वो जो एंजाइम है उसको वो फॉस्फोहेक्सोकाइनेज नहीं लिख सकते? फॉस्फेट तो अभी डाला है ना, सबस्ट्रेट में फॉस्फो थोड़ी है। फॉस्फेट तो आपने प्रोडक्ट में डाला ना। ठीक है। क्या क्या कह रहे हो? क्लियर होगा। क्यों? नाउ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 में। एक बनाया यहां से फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, also called glyceraldehyde 3-phosphate, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है। और को another one is dihydroxy acetone phosphate, तो मैंने इसको नाम दे दिया PGAL और मैंने इसको नाम दे दिया DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। और अगर ये याद आ रहे हो तो ग्लाइको हमने उसमें पढ़े हैं C3 पाथवे में। यस मैम। इस रिएक्शन में आपने 6 कार्बन वाले कंपाउंड को 3-3 कार्बन के 2 ग्रुप में तोड़ दिया, 3 कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन। दैट्स व्हाई यू नेम दिस रिएक्शन एज क्लीवेज रिएक्शन और एल्डोलेशन रिएक्शन बाय द एंजाइम एल्डोलेज, जो इसे ब्रेक करते हैं, राइट। आपने क्लीवेज किया इसलिए आपने कहा स्प्लिटिंग, यू हैव जस्ट स्प्लिट द रिएक्शन एंड दिस इज अगेन रिवर्सिबल इन नेचर। ये वापस से रिवर्स बैक भी हो सकती है, और अगर थोड़ा ध्यान हो तो कैल्विन साइकिल में रिवर्स बैक की थी आपने। जब हम ग्लूकोज बना रहे थे तो हमने PGL और DHAP को मिला के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया था। यस मैम। यहाँ हमने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 में तोड़ा है, फाइन। अब आपके पास एक PGAL एक DHAP आ गया, जिसमें से DHAP इतना स्टेबल नहीं होता, दैट्स व्हाई DHAP कन्वर्ट बैक इनटू PGAL, DHAP PGAL में वापस चला जाता है। अगर DHAP PGAL में वापस चला गया तो इस रिएक्शन में, क्योंकि दोनों वापस से आइसोमर हैं, तो मैंने फिर से नाम दिया इसे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। और ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन मेरे पास किससे होगी, कौन से एंजाइम से होगी? दैट इज सिम आइसोमरेज एंजाइम, और आई कैन राइट इट एज द फॉस्फोग्लिसरोआइसोमरेज एंजाइम, राइट। या फिर वी कैन नेम इट एज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट किसे कहते हैं, याद आ रहा है थोड़ा सा? PGAL को ट्रायोज फॉस्फेट कह रहे थे अभी तक, राइट। तो मेरे पास PGAL कितने बन गए? 2 units of PGAL, that is 2 units of triose phosphate have been formed, और ये रिएक्शन रिवर्स बैक भी हो सकती है। कंप्लीट यहां तक फिनोमिनन, राइट। ये 5 रिएक्शन प्रिपरेटरी फेज में होती हैं, जिसमें से कितनी रिवर्सिबल है? हाउ मेनी आर रिवर्सिबल?
मैम 7। 5 तो टोटल है यार, 7 कहाँ से होगी? प्रिपरेटरी फेज में से, इन द प्रिपरेटरी फेज हाउ मेनी आर रिवर्सिबल इन नेचर? कितनी रिवर्सिबल है हमारे? मैम 4। 2 3 आर रिवर्सिबल, 3 5th रिवर्सिबल है, 4th रिवर्सिबल है, 2nd रिवर्सिबल है, 1st और 3rd कौन सी है हमारे पास? इरिवर्सिबल। यस मैम। ठीक है, अब इसकी अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बोलूं तो फाइनल प्रोडक्ट प्रिपरेटरी फेज का क्या है? व्हाट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रिपरेटरी फेज? PgAl 2 यूनिट्स। तो अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं ऑफ प्रिपरेटरी फेज, तो ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं? हम ये पांचों रिएक्शन एक साथ नहीं लिखेंगे, हम पांचों के हिसाब से जो इनिशियल सबस्ट्रेट और फाइनल प्रोडक्ट है वो लिखेंगे। तो इनिशियल सबस्ट्रेट क्या था? ग्लूकोज। फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? 2 यूनिट्स ऑफ PgAl। इन टर्न कितने और कुछ आपने बीच में यूज किया? बीच में कोई कंजम्पशन? 2 ATP। Yes. Can I say 2 ATP converted into 2 ADP in all the 5 reactions? जिसमें आपने involve की 5 reactions and out of the 5 reactions you say 3 are reversible and 2 irreversible kinase reactions. Yes, everyone got this point? यस मैम। Good. मैम प्रिपरेटरी फेज को हम एनर्जी कंज्यूमिंग भी बोल सकते हैं। हाँ, नाम लिखा था हम लोग तो। It's energy consuming phase because we are consuming the energy. हाँ जी guys, complete यहाँ तक? कोई Ma'am? डाउट किसी को? हाँ जी बेटा। मैंने जो 5th वाला आपने नाम लिखा है वो बता दो कैसे लिखा था? कौन सा नाम? एंजाइम के नाम। कौन सी रिएक्शन का? 5th आइसोमराइजेशन है ना, आइसोमरेज एंजाइम आएगा। ट्रायोस फॉस्फेट बना रहे हो, राइट? तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, और दोनों 3 कार्बन के हैं और दोनों में फॉस्फेट लगा हुआ है। बट जैसे हम तो के हिसाब से लिखते हैं ना नाम तो एंजाइम का। किस हिसाब से फर्स्ट लिखते हैं? वाले में लिखा है सबस्ट्रेट देखो, हम ये करते हैं ना, दोनों फॉस्फेट है ना, चाहे DHAP देखो चाहे PGL देखो, दोनों फॉस्फेट है, दोनों 3 कार्बन के हैं। तो मैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज लिख सकती हूँ ना। और रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर रिवर्सिबल है तो आप सबस्ट्रेट के नाम से लिखो या प्रोडक्ट के नाम से लिखो, कैन बी डन। ओके मैम। ठीक है ना, राइट? एवरीवन क्लियर विद प्रिपरेटरी फेज? शुड आई गो ऑन विद द पे ऑफ फेज? यस मैम। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब हमने प्रिपरेटरी फेज करा ली। अगर प्रिपरेटरी फेज का प्रोडक्ट PgAl है तो पे ऑफ फेज का सबस्ट्रेट क्या होगा? PgAl। वो भी कितने यूनिट? 2 यूनिट। तो हमने 2 यूनिट दे दिए यहाँ पर PgAl की एज ए सबस्ट्रेट। बहुत ध्यान से समझना, आपने 2 यूनिट PgAl के दिए और इसको चेंज किया 2 यूनिट्स ऑफ 1,3 bis phosphoglycerate that is BPGA। क्या किया आपने इस रिएक्शन में? What you have done in this reaction? Have you done the oxidation of substrate? First of all, tell me. फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PgAl, एल्डिहाइड से आपने ग्लिसरेट बनाया। अगर CHO से आपने COOH बनाया तो ऑक्सीडेशन किया या रिडक्शन किया? ऑक्सीडेशन। अगर सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन किया तो कैन आई राइट दिस रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? हाँ, आपने फॉस्फेट भी लगाया, कोई डाउट नहीं उसमें, राइट? लेकिन आपने ऑक्सीडेशन भी तो किया ना, ठीक है, राइट? आपने अगर ऑक्सीडेशन किया तो इस रिएक्शन के टाइम पे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन चलानी है तो किसी का रिडक्शन भी होगा। अगर रिडक्शन होगा तो क्या मैं 2 यूनिट NAD+ के दे दूं और उसे चेंज कर दूं 2 यूनिट्स ऑफ NADH+ H+ में?
यस और नो? यस मैम। ठीक है, अगर मैं सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो उस टाइम पे किसी न किसी इंटरमीडिएट का रिडक्शन करना पड़ेगा, बीइंग कॉल्ड इट एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर दैट प्रोसेस अगर मैं 2 यूनिट PgAl के 2 यूनिट BPGA में चेंज कर रही हूँ तो उसी टाइम मैंने 2 यूनिट NAD+ के 2 यूनिट NADH+H+ में चेंज कर दिए। अब अगर कैल्विन साइकिल का ध्यान आ रहा हो आपको रिडक्शन फेज, तो ये आपने उल्टी चलाई थी रिएक्शन, ऐसे चलाई थी, तो रिएक्शन कैसी है हमारे पास? रिवर्सिबल। ठीक है, अब इस टाइम पे आप अगर एक चीज और देखो तो आपने NAD+ से NADH+H+ तो बना दिया, लेकिन आपने PgAl से जब फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे थे तो एक फॉस्फेट और डाला, तो इसका मतलब आपने क्या ऐड किया? 2PI ऐड किए, क्योंकि हम ATP और NAD+ को एक साथ नहीं कर सकते यूज, दोनों में से कोई भी एक जगह पे यूज होते हैं। तो अगर मैं 2 PI लेके चल रही हूँ तो ये PI किस फॉर्म में होंगे मेरे पास? H3PO4 या HPO4- की फॉर्म में। सोल्यूबलाइज यही फॉर्म है ना मेरे पास, इनऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है ना, तो मैंने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की और मैंने 2 यहाँ पर डाल दिए ताकि ये मेरे पास कम हो जाए। अब अगर मैं रिएक्शन के एंजाइम का नाम दूं, कैन आई से PgAl dehydrogenase एंजाइम? यस मैम। क्योंकि आपने PgAl से हाइड्रोजन हटाया तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, राइट? और अगर हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीडेशन करा तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? PgAl dehydrogenase एंजाइम। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। Completed. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन is an important step where oxidation of substrate occur. substrate का ऑक्सीडेशन तो किया without using oxygen, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा क्या कहा जाता है कि आप ऑक्सीजन यूज करो ना, आपने ऑक्सीजन यूज नहीं किया, आपने CO2 लिबरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन? दैट इज 2PgL to 2BPgA। याद रहेगा ये प्रोसेस सबको? मैम मैम हाँ जी बेटा। यहाँ पे जो एंजाइम का नेम है मैम PgAl, वो हाइड्रोजिनेज नहीं होना चाहिए सिर्फ? हाइड्रोजन कहाँ ऐड कर रहे हो? PgAl में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, PgAl से हाइड्रोजन निकाल रहे हो। अगर ऑक्सीडेशन कर रहे अच्छा, हो PgAl से ये NADH+H+ हुआ है। हाँ, तो PgAl से मैं H+ निकाला तो NAD+ को दिया ना, और NAD+ ने H+ लिया तो NADH बना, तो डिहाइड्रोजनेज हुआ ना। ठीक है, यस। मैम ये NAD समझा दो एक बार, NAD क्यों लिया? क्योंकि NAD+. आप अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन का मतलब H+ का रिमूवल करना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना। तो जब आप PgAl से PgA बना रहे हो तो आप H+ को रिमूव कर रहे होगे ना, तो जब आप H+ को रिमूव कर रहे होगे तो H+ कहाँ जाएंगे? तो H+ हमने कहा वेयर इट विल गो टू NAD+। कोई तो एक्सेप्टर होना चाहिए, and who is the proton electron acceptor? That is NAD+. NAD+ will accept that electron and proton and get it changed into the NADH+H+. अब समझ Okay, आया? ma'am. ठीक है, everyone got this thing now? मैम हाँ जी बेटा। PI लिखते हैं, इसका मतलब फॉस्फोरस होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आई का मतलब इनऑर्गेनिक, क्योंकि फॉस्फेट 2 फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, राइट? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक ATP, राइट? तो अब आपको शो करना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉस्फेट लेके चल रहे हो। ठीक है, राइट? नाउ दिस BPGA will be changes into, ध्यान से, 2 units of 3-phosphoglycerate. Now what I have done, क्या किया मैंने इसके अंदर? फॉस्फेट निकाला है। फॉस्फेट निकाला। अगर फॉस्फोरस हटाया तो किसी को फॉस्फोरस दिया होगा, ADP को दे दूं? यस मैम। ATP बना दूं? यस मैम। जिस स्टेप पे ATP डायरेक्ट बनता है, ध्यान से सुनना, जिस स्टेप पे ATP डायरेक्ट बनता है, जब सबस्ट्रेट से फॉस्फेट हटाया जाएगा तो हम उस स्टेप को नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
that is SLP, means step where direct ATP synthesis occur. याद रख लो अभी ये स्टेप, ये पूरे आगे चैप्टर में यूज होने वाले हैं SLP के नाम से. Direct ATP synthesis occur when substrate get dephosphorylate to form product. जब सबस्ट्रेट डीफॉस्फोराइलेट हो गया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस टाइम जब डायरेक्ट एटीपी बना तो उस फॉर्मेशन को नाम क्या दे दिया हमने? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. व्हाट दिस थिंग? क्लियर हुआ सबको अच्छे से? ठीक है, राइट. दो तरीके से आप एटीपी बना सकते हो. एक आप ईटीएस से बनाते हो, जिसे आप ऑक्सफॉस कहते हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एक आप ऐसे बनाते हो, डायरेक्ट एटीपी. तो जब डायरेक्ट एटीपी बनता है तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिस स्टेप पे आप एंजाइम वापस काइनेज ही यूज करोगे और एंजाइम को नाम दोगे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. यस गाइस, समझ आया स्टेप? यस मैम. राइट. और ये पूरा स्टेप बचा, ये पूरा अगर ध्यान हो तो एक कैल्विन साइकिल का रिवर्सिबल प्रोसेस है. कैल्विन साइकिल अगर ध्यान है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता था पीजीए, पीजीए से बनाते थे बीपीजीए, बीपीजीए से बनाते थे पीजीएल. यस. और वहां मुझसे किसी ने पूछा भी था क्लास में, मैम बीपीजीए बनाने की क्या जरूरत है, पूरा सीधा ही कर देते हैं स्टेप. देन आई सेड एनर्जी डिफरेंस की वजह से आप सीधा नहीं कर सकते. याद है सबको? यस. तो हमने पीजीएल से यहाँ उल्टा किया. तो कैन वी से दैट द कैल्विन साइकिल इज रेफर्ड एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल स्टेप. इज इट फाइन? कह सकती हूँ मैं कैल्विन साइकिल को ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल स्टेप. ग्लाइकोलिटिक का रिवर्स चल रहा है वहां पर. ठीक है, ध्यान रहेगा पॉइंट सबको ये अच्छे से, बहुत बार रिपीट होता है ये कंसेप्ट. हाँ जी, तो अब हमारे पास पीजीए बन चुका है. नेक्स्ट रिएक्शन हमने क्या किया, 2 यूनिट 2 फॉस्फोग्लिसरेट के बनाए. अब मैंने इस रिएक्शन में क्या किया, टेल मी गाइस, व्हाट आई हैव डन इन दिस रिएक्शन? फॉस्फेट की पोजीशन चेंज कर दी. मैंने कोई ग्रुप चेंज नहीं किया. देखो, क्या मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज किया? नो. ग्लिसरेट में COH था, अभी भी ग्लिसरेट में COH है. मैंने कोई एडिशनल ग्रुप चेंज किया? नो. फॉस्फेट पहले भी था, फॉस्फेट अभी भी है. मैंने कोई ऐड किया? नहीं. मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की. जब आप पोजीशन चेंज करते हो किसी भी उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, वो भी एडिशनल ग्रुप की, तो उस रिएक्शन को आप नाम देते हो म्यूटेशन रिएक्शन. यस मैम. राइट. व्हेन देयर इज, और म्यूटेशन होता भी क्या, चेंज इन पोजीशन ही तो होता है म्यूटेशन. तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन पोजीशन ऑफ एडिशनल ग्रुप. एडिशनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना विद इन सेम मॉलिक्यूल. उसी मॉलिक्यूल में एडिशनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करना. एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. यस मैम. ठीक है, रिएक्शन कर दी वापस से रिवर्सल. करेक्ट? यस मैम. अब फॉस्फोग्लिसरेट को आई गेट इट चेंज इन दी 2 यूनिट्स ऑफ phosphoenol pyruvate, और phosphoenol pyruvate is none other than PEP. पढ़ते हैं ना, C3 C4 इतना पढ़ा हमने. राइट. दिस रिएक्शन इज enol group addition, तो called enolation reaction. इसे हम नाम देते हैं enolation reaction, and the enzyme is enolase. डिटेलिंग नहीं पढ़नी, इनॉल ग्रुप होता है, केमिस्ट्री में भी शायद आप नहीं पढ़ते इनॉल ग्रुप के बारे में. राइट. तो इनोलेशन रिएक्शन हम कहते हैं इनोलेज एंजाइम को यूज करके. राइट. एंड रिवर्सिबल रिएक्शन विद रिलीज ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ वाटर.
right? Now come the main step, the last one. Phosphoenol pyruvate changes to 2 units of Pyruvate. pyruvate, the final product of ours. Yes, ma'am. Now this pyruvate, क्या किया अब यहाँ पर मैंने वापस से? Phosphate. Tell me the name of this reaction. Ma'am, substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. Yes, ma'am. Have I dephosphorylate the substrate? Yes, ma'am. substrate को dephosphorylate किया. अगर dephosphorylate किया तो 2 ADP को किस में चेंज कर दिया होगा? 2 ATP में. और जब ADP से ATP बना दिया तो नाम दिया इसको substrate level phosphorylation, that is SLP reaction, during which we use the enzyme pyruvate Kinase. an important enzyme. मैम यहाँ पे Mg+2 नहीं लिखेंगे? काइनेज के आगे हर एक के आगे काइनेज जहां आ जाए वहां फिक्स है Mg2+K+. ओके मैम. इसलिए मैंने पहले वाले में लिख दिया जहां जहां काइनेज है वहां पर Mg2+K+ आएगा ही आएगा. राइट. एंड द रिएक्शन इज irreversible reaction, and this is the one which is again a feedback control reaction. अभी पढ़ाऊंगी ये भी, रेगुलेशन पे आने वाली हूँ मैं इसके बाद. फीडबैक कंट्रोल रिएक्शन इसे हम कहते हैं. और ये एंजाइम पायरुवेट काइनेज फीडबैक कंट्रोलर है हमारे पास. कैसे भी वी विल स्टडी दैट. हाँ जी गाइस, कंप्लीट हुई? यस मैम. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मैम एडीपी से एटीपी नहीं बना सकते? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दो बेटा, फॉस्फेट दो तरीके से, या तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है या एटीपी है. तो अगर आप एडीपी से एटीपी बना रहे हो तो आप उसको फॉस्फेट दे रहे हो. अदरवाइज आप फॉस्फेट सेल से डायरेक्टली ना लेके सेल से आप उसके साइटोप्लाज्म से ले रहे हो तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके आप एडीपी से एटीपी बना सकते हो, लेकिन वो सेल के साइटोप्लाज्म से नहीं, किसी सबस्ट्रेट से आना चाहिए. It has to come from some substrate. जैसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही निकाला बाहर. यस मैम. जो एडीपी के साथ जुड़ा और एटीपी बन गया. यस मैम. ठीक है. यस मैम. Yes everyone, completed till here? यस मैम. पे ऑफ फेज की रिएक्शन लिखो फाइनल. ओवरऑल इक्वेशन ऑफ पे ऑफ फेज फटाफट से, और फिर ओवरऑल इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. गिविंग यू अ मिनट. हर एक का ओवरऑल इक्वेशन ऑफ पे ऑफ फेज, ओवरऑल इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट. बैठ. हो गया? यस मैम. किया. Overall equation of glycolysis as well? यस मैम. Good. Okay everyone, now अब हमने यहाँ पर टोटल जो पूरा पे ऑफ फेज देखा इसके अंदर, राइट, या फिर हमने पूरा इसके अंदर ओवरऑल वी टॉक अबाउट द कंप्लीट, राइट. हमने यहाँ पूरा प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज दोनों अगर मैं मिला दूं, राइट, तो मेरे पास कितने एटीपी का टोटल प्रोडक्शन मिला? टोटल प्रोडक्शन मिला मैम 8. 8 कैसे होगा? मैम आपने टोटल ईटी पूछा ना? 4. हाँ तो 4 मैंने भी ETS लिखा. 4. यस, टोटल एटीपी प्रोडक्शन इज 4, राइट. एंड अगर मैं यहाँ पर पूछूं नेट गेन कितने का हुआ? 280. यस, नाउ यू आर राइट. ठीक है. तो अब हम अगर यहाँ पर देखें बच्चे, तो हमने सिंपल यही कंसेप्ट यहाँ देखा इसके अंदर पढ़ा कि अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन ऑफ पे ऑफ फेज, तो पे ऑफ फेज में सबस्ट्रेट क्या बनाए? वो जो सबस्ट्रेट तो PGAL. PGAL, 2 units of PGAL with forming 2 units of pyruvate, 4 ADP से
4 एटीपी बनाए, ठीक है। Yes, ma'am. फिर उसी के साथ साथ 2 यूनिट्स ऑफ पीआई को इन्वॉल्व किया, 2 यूनिट्स ऑफ वाटर को लिबरेट किया, 2 यूनिट्स ऑफ NAD प्लस से 2 यूनिट्स ऑफ NADH प्लस H प्लस बना था, ठीक है। ये पीआई में मैंने HPO4 माइनस साइंस को इंडिकेट कर दिया। फाइन एवरीवन, यही है मेरे पास, यस मैम। यही बनी थी सबकी। नाउ मैम लेकिन आपने क्या बताया था? 2 ATPs बेटा, अभी आ रही हूँ उसमें। अब ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल इक्वेशन हमने कहा, यूनिट यूज किसको किया हमने, ग्लूकोज। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास, 2 पायरुवेट। पायरुवेट। 2 एटीपी प्रिपरेटरी में यूज किए थे, यस मैम। 4 एटीपी प्रोड्यूस किए, पे ऑफ में 2 एटीपी सेल को वापस देने पड़े। यस मतलब 2 ADP प्लस 2 PI आपने यूज किए ताकि आप 2 ATP बना सको, और 2 PI ये रहे, ठीक है। यहां पर जो कंज्यूम H2O है और ये H2O, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल अप हो गए। Am I right? 2 PI के लिए आपने 2 H2O कम से कम यूज किए, और वो 2 H2O जो आपने यूज किए इसके अंदर, राइट, वो आपने जो यूज किए थे वही 2 H2O प्रोड्यूस किए, तो वो H2O कैंसिल अप हो गए। 2 NAD प्लस चेंज हो गए 2 NADH प्लस H प्लस के अंदर। यस मैम। एवरीवन गॉट दिस थिंग कंप्लीटेड? क्या बेटा? आपने जो लास्ट में बताया ना, कैंसिल हो गया वाटर। हाँ वाटर बेटा, पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस में मिक्स होगा, वाटर में ना, या तो HPO4 माइनस की फॉर्म में या फिर HPO2 माइनस की फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म होती है, तो पढ़ चुके हो ना डी ब्लॉक के अंदर, राइट। तो उसके अंदर अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि हमारे पास इस तरीके से अगर हमारे पास H2O मिक्स हो गया, तो H2O कंज्यूम हुआ होगा पीआई के साथ एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के आपने इनोलेशन से निकाले भी बाहर। तो जब आपने 2 ऊपर यूज किए, 2 आपने बाहर निकाल दिए, तो दे गेट कैंसिल अप, तो H2O को हम फाइनली यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फाइन। इन्वॉल्विंग टोटल कितनी रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई, 10 रिएक्शंस। यस मैम। 7 आर रिवर्सिबल, काउंट करो ऊपर से। यस मैम। 3 and 3 are irreversible, right everyone? यस मैम। Right, 2 are SLPs, 1 is oxidation। हम एक बारी वो वाटर का दोबारा समझा दो, H2O का। बेटा PI is going to be dissolved in water। अगर वो वाटर में डिसॉल्व है तो आपने 2 PI के साथ 2 वाटर क्लब किए होंगे, सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन रिएक्शन, ठीक है। नाउ इनोलेशन के टाइम पे आपने 2 H2O लिबरेट कर दिए, तो क्या मैं ये 2 H2O यहाँ से कैंसिल कर सकती हूँ? मेरे पास सिर्फ 2 PI का यूज हुआ, भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। समझ आ गया सबको पॉइंट? यस एवरीवन, कंप्लीटेड विद द होल ग्लाइकोलिसिस। मैम जब हम पूरी ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, तो उसमें जब हम एटीपी काउंट करेंगे तो मैम NAD प्लस वाले नहीं काउंट करेंगे? काउंट तब करेंगे जब हम एरोबिक सेल की बात करेंगे। एनारोबिक सेल की बात करोगे तो NAD प्लस कंज्यूम हो जाएगा, दैट हैज टू बी रिटन इन द क्वेश्चन। अगर मैं एरोबिक सेल की बात करूंगी तो आप टोटल में NADH को ETS में भेजोगे और फिर कंज्यूम कराओगे। मैम यहाँ पे इसमें भी तो फॉर्मेशन हो रहा है ना पर बेटा, लेकिन NADH प्लस H प्लस अगर कंज्यूम आपका एनारोबिक के अंदर हो जाता है तो आप थोड़ी बोल सकते हो कि सेल के अंदर की सेल में हमेशा 8 ATP ग्लाइकोलिसिस से बनेंगे। ओके मैम, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? राइट, हम एरोबिक कर रहे हैं तभी तो 2 बच रहे हैं मेरे पास। अगर मैं एनारोबिक कर रही हूँ तो 2 NADH प्लस H प्लस का तो मुझे आता पता ही नहीं है, वो तो यूज होने वाले हैं आगे। यस मैम, ठीक है। यस एवरीवन, कंप्लीटेड विद दिस पॉइंट? हाँ जी गाइस, डन है यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊँ, कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यस मैम। ओके गाइस, राइट, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, 1 मिनट प्लीज।
ओके एवरीवन, नाउ मूविंग टू दी कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। देखो अब हमने पूरा ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप ग्लाइकोलिसिस के रेट को कैसे कंट्रोल करोगे। यस, एनीवन हैविंग एन आइडिया हाउ कुड आई कंट्रोल इट? सबको ध्यान हो तो मैंने ऊपर एक स्टेप लिखा था, रेट लिमिटिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस। ग्लाइकोलिसिस से कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस का। ठीक है, यहां मैं एक पॉइंट लिख भी दूं जरा। ग्लाइकोलिसिस कैन अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों में हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है ऑक्सीजन हो या ना हो। ठीक है, राइट, तो ये चीज ध्यान रखना सर, राइट, इट हैज नो कंट्रोल ओवर दैट। तो हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, बाय PFK1, और PFK1 को ऊपर एक नाम दिया था, कॉल्ड एज पेसमेकर एंजाइम। एग्जैक्टली, पेसमेकर एंजाइम। सेकेंड, फीडबैक इनहिबिशन यस मैम। बाय पायरुवेट। देखो हमें ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि पूरा ग्लाइकोलिसिस होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो किस रेट से होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सेल का स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से हम बेसिकली मैनेज करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होगा। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट वन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। अब एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में यू पीपल हैव रेड इन द बायोमोलिक्यूल, जहां पर हम ये कहते हैं कि एलोस्टेरिक एंजाइम होता कौन सा, एक मॉडिफायर एंजाइम। जैसे मैंने कहा लेट अस सपोज ये PFK1 है और PFK1 इज कॉल्ड एन एलोस्टेरिक एंजाइम। अब ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट। एलोस्टेरिक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है और एक कौन सी होती है हमारे पास, मॉडिफायर साइट। यस मैम। जब मॉडिफायर साइट पे कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो वो एक्टिव साइट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट या तो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर पाता है या फिर एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। मीन्स इट विल मॉडिफाई द एक्टिव साइट इन सच अ वे कि या तो रिएक्शन होगी या रिएक्शन हमारे पास नहीं होगी। कंसेप्ट समझ आया, राइट? तो ऑन दैट बेसिस अगर मैंने कहा कंडीशन ए, इफ सेल हैज ATP by ADP रेशियो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सेल के पास किसका कंटेंट ज्यादा है, ATP का कंटेंट ज्यादा है। यस मैम। राइट, ATP का कंटेंट ज्यादा है तो सेल ने सोचा यार ATP ऑलरेडी इतना ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस चलाने की जरूरत नहीं है, मींस ग्लाइकोलिसिस हैज टू बी स्लो डाउन, ग्लाइकोलिसिस को स्लो डाउन हो जाना चाहिए। पॉइंट समझ आया? यस। उस टाइम पे अब हमारे पास यहाँ मॉडिफायर बाइंड कर गया ATP। अगर ATP बाइंड कर गया, कॉज conformational change in active site and no binding of fructose 6 phosphate। अगर fructose 6 phosphate की बाइंडिंग नहीं हुई तो स्टेप 3 विल बी, ये क्या हो गया, इनहिबिट हो गया या ऑन हो गया, इनहिबिटेड। यस मैम। ग्लाइकोलिसिस रुक गया। यस। लेकिन अगर मैंने कहा कि इफ सेल हैज ATP by ADP लेस देन 1, अब सेल को क्या लगा, भाई ATP कम है। यस। ATP कम है मतलब ग्लाइकोलिसिस का रेट बढ़ाने की जरूरत है, तो ग्लाइकोलिसिस नीड टू बी फास्टर, फास्टन अप, राइट। अगर मुझे इसको फास्टन अप करना पड़ेगा, इफ आई गो फॉर टू फास्टन अप दिस, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये PFK1, ये इसकी दोनों साइड, यहाँ अब बाइंड कर जाएगा ADP।
या फिर इसका एक्टिवेटर PFK2. PFK2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ PFK1. ठीक है, जिसकी वजह से प्रमोट्स द बाइंडिंग ऑफ, किसकी बाइंडिंग प्रमोट कर देगा? fructose 6 phosphate to active site. Means step 3 will be promoted. And rate of glycolysis क्या हो गया? Enhanced या कम? Enhanced. Enhanced. Everyone got the point? Yes, ma'am. Right. अब अगर rate of glycolysis बढ़ गया तो क्या मैं PFK1 को पेसमेकर एंजाइम का नाम दे दूं? क्या हमारी बॉडी में एसए नोड ऐसा ही काम करता है? Yes. एसए नोड को इम्पल्स मिलता है तो आगे एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर को देता है ताकि पूरा ऑरिकल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर वे में चल सके. Yes, ma'am. राइट, वही काम हमने किया. हमने यहाँ पर PFK1 पे राइट इसको पेसमेकर क्यों कहा? क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर इम्पल्स आया मींस एडीपी आया तो ये काम करेगा, एडीपी नहीं आया तो ये काम नहीं करेगा. राइट, दैट्स व्हाई द स्टेप इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि रेट को इसने ग्लाइकोलिसिस के रेट को मॉनिटर किया. हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, किस तरीके से. फाइन. क्लियर विद द कंडीशन? Yes, ma'am. Okay. Good. Now moving to the next one, feedback mechanism. अब फीडबैक भी बहुत सिंपल है. फीडबैक तो आप पढ़ते भी हो, हॉर्मोन्स में पढ़ा ना, फीडबैक इनहिबिशन. Yes, ma'am. राइट, फीडबैक इनहिबिशन का मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट का, जो प्रोसेस का प्रोडक्ट है वही प्रोसेस को इनहिबिट करेगा. राइट, मींस इफ आई विल से ग्लूकोज बाय पायरुवेट रेशियो इज लेस देन 1, इसका मतलब किसका कंटेंट ज्यादा है? पायरुवेट का कंटेंट ज्यादा है. जहां आपने पायरुवेट का कंटेंट बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पायरुवेट कंटेंट, पायरुवेट कंटेंट बढ़ते ही इट विल इनहिबिट हेक्सोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज एंजाइम. ना तो स्टेप 1 हो सकता है ना स्टेप लास्ट हो सकता है. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस क्या हो गया? Inhibit the process of glycolysis. Got this point? कर दोनों को सकता है लेकिन मेनली किसको करता है? हेक्सोकाइनेज. Clear? That is called feedback inhibition. Yes guys, completed with this? Yes. Step clear हो गया सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Done है पूरा concept? Right, so this is what we will define as the overall phenomenon. Correct? कोई doubt इसके अंदर? Anything else? पूरा ग्लाइकोलिसिस अब समझ आ गया है अच्छे से कैसे हम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है. मैम जो 4 एडीपी लगे हैं पे ऑफ फेस में, वो 2 पीजीएल को 2 पायरुवेट में करने में लगे, फिर 1 पीजीएल को 1 पायरुवेट में? नहीं 2 पीजीएल को 2 पायरुवेट, क्योंकि आपने देखो हर टाइम नंबर 2 एक के लिए करोगे तो 2 हो जाएंगे. ठीक है ना? राइट, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक बचाओ? यस मैम. राइट, स्टार्ट कर दूं आगे? ट्रांजिशन Yes. रिएक्शन आज और करेंगे, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में क्रेब्स साइकिल और ईटीएस कर सकें. फाइन. ओके एवरीवन, सो नाउ मूविंग टू द एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अब हमने कहा ठीक है ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कंप्लीट हो गया, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट विद अस, हमने पायरुवेट बना लिया अपने पास, हमें पता चल गया कि ठीक है इस तरीके से प्रोसेस होता है और ऐसे ऐसे हम ये प्रोसेस करते हैं. नाउ द स्टेप इज कि आपको अब पता है सेल जो है ऑक्सीजन को यूज कर रहा है. ग्लाइकोलिसिस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ऑक्सीजन था या नहीं था, लेकिन आगे के प्रोसेस को जरूर फर्क पड़ेगा, और वो जो फर्क पड़ेगा वही हमें अब देखना है कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क अपॉन
तो दैट इज व्हाट वी विल सी कि अब एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होगा, राइट? यस गाइस, हाँ जी, यस राइट। तो एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया mitochondria means the product of glycolysis के जो प्रोडक्ट है has to first enter in mitochondria, राइट? अब कैसे एंटर होते हैं? तो पायरुवेट तो हमारे पास with the help of channel it will enter in the mitochondria, राइट? फिर हमने और क्या बनाए? 2 ATP बनाए, 2 पायरुवेट बनाए, तो Yes. पायरुवेट भेज दिए हमने। ATP गया ATP ADP एक्सचेंजर से। इसका मतलब अगर 2 ATP अंदर तो 2 ATP क्या आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से उसी टाइम बाहर। समझ आया ATP ATP एक्सचेंजर का मीनिंग? तो एंटीपोर्ट हुआ सिम्पोर्ट हुआ, क्या कह सकते हैं? क्या ना इसे एंटीपोर्ट, यस मैम राइट? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पहुंच गए? 2 ATP। फिर 2 यूनिट किसके बने थे? NADH प्लस H प्लस। Yes, ये ma'am. ट्रैवल करते हैं थ्रू शटल सिस्टम, जो मैं आपको ETS की भी बात पढ़ाऊंगी। शटल सिस्टम क्या होता है? शटल सिस्टम के थ्रू एंटर करते हैं, जहां पर या तो 2 यूनिट NADH प्लस H प्लस के जाते हैं या 2 यूनिट FADH2 के जाते हैं। ये भी बस नोट कर लो, वी विल डिस्कस इट एट द एंड। मैम हाँ जी, मैम ग्लाइकोलिसिस की पूरी जो प्रोसेस थी वो कहाँ हुई थी? साइटोप्लाज्म बेटा, ओके साइटोसोल, ठीक है? आपने ये सब कुछ साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया। हाँ जी, मैम ये थर्ड स्टेप बताना। थर्ड स्टेप में हमने कहा कि ये जो 2 यूनिट NADH प्लस H प्लस के हैं, ये शटल सिस्टम होती हैं 2 तरीके की, और वो दोनों शटल सिस्टम डिफाइन करती हैं कि आप NADH प्लस H प्लस को कैसे मूव कराओगे। तो आप 2 NADH प्लस H प्लस को जब मूव करते हो तो वो या तो 2 NADH प्लस H प्लस डायरेक्टली चले जाते हैं या वो चेंज होके जाते हैं, राइट? ये डिपेंड करता है शटल सिस्टम पे, राइट? दैट वी विल कंप्लीटली डिस्कस इन डिटेल वंस वी कंप्लीट विद द क्रेब्स साइकिल एंड ETS उसके बाद, ठीक है? मैम हाँ जी, FADH होना चाहिए ना? क्या? मैम 3 FADH होना चाहिए ना? 3 नहीं बेटा, 2 ही होंगे। 2 NADH प्लस H प्लस गए, 2 ही FADH2 जाएंगे, ठीक है? एंड दिस इज इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अगर मान लो ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में चल रहा होगा तो कहां पर होगा? यस गाइस, पैरोक्सिसोम, मीजोसोम्स, मीजोसोम्स, राइट? पेरोक्सोम तो होते ही नहीं, कोई ऑर्गेनेली होती कहाँ है उसके अंदर ना। तो थोड़ा पहले वाला टॉपिक याद रखना है ना दिमाग में। इफ प्रोसेस अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल then all steps will be followed in aerobic cellular respiration, occur on plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मीजोसोम बना था ना? यस मैम और मीजोसोम्स रिलीजिंग प्रोडक्ट इन, प्रोडक्ट किस में रिलीज करेंगे? साइटोप्लाज्म। वहां तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रोडक्ट डायरेक्टली कहां जाएगा हमारे पास? साइटोप्लाज्म। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में शटल सिस्टम की जरूरत होगी? शटल सिस्टम चाहिए? नो, राइट? हेंस नो शटल सिस्टम और ATP ADP एक्सचेंजर work in prokaryotic cell. Done? Completed यहाँ तक का phenomenon अच्छे से? यस मैम Fine. Okay guys, now moving to
aerobic cellular respiration in यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकेरियोटिक सेल, और उसमें भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दो को ही डिस्कस करेंगे। फाइन। राइट, so this is what we are going to begin. इसमें पहला स्टेप कौन सा है? What is the A step? मैम ट्रांजिशन रिएक्शन एंट्री करा दी ना, तो अब क्या कराओगे? ट्रांजिशन रिएक्शन और लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। Right, so first we have to go for the transition reaction or link reaction. Begin करूं? क्या होता है ये? फाइन। आपके पास 2 यूनिट थे पायरुवेट के, 2 एटीपी को आपने रख दिया, 2 NADH प्लस H प्लस को आपने रख दिया, आप यूज करोगे 2 पायरुवेट को। 2 पायरुवेट को आपने चेंज कर दिया 2 यूनिट्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, 2 यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम A की बना दी, प्लस 2 यूनिट ऑफ CO2, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम is 2 कार्बन, CO2 is 1 कार्बन एंड पायरुवेट is how many? 3 कार्बन। 3 कार्बन, यस मैम। तो इस प्रोसेस के टाइम पे आपने 2 NAD प्लस को भी चेंज किया 2 NADH प्लस H प्लस में। फाइन। पायरुवेट से आपने एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया विद रिलीज ऑफ CO2, राइट, and production of reducing power as NADH plus H plus using the enzyme pyruvate dehydrogenase complex. Right, as this reaction involve release of CO2 and प्रोडक्शन ऑफ NADH प्लस H प्लस। अब एक चीज याद रख लो, जिस भी स्टेप पे रिड्यूसिंग पावर बनेगा, जिस भी स्टेप पे रिड्यूसिंग पावर बनेगी, NADH प्लस H प्लस बने, FADH2 बने, वो स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेप कहलाया जाएगा। इस स्टेप पे आप ऑक्सीडेशन भी कर रहे हो, आप CO2 भी निकाल रहे हो, इसीलिए इस स्टेप को नाम दिया ऑक्सीडेटिव decarboxylation reaction. We just name it as oxidative decarboxylation reaction. A reaction where CO2 removal occur followed by reducing power synthesis in simultaneous manner, एक के बाद एक निकल रहे हैं। इसे आपने नाम दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। याद रहेगा बेटा पॉइंट? यस मैम। करेक्ट। नाउ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्यों मैंने इसे कॉम्प्लेक्स लिखा? डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या एंजाइम कॉम्प्लेक्स। I have written that because this enzyme complex is made up of, complex अब तब कहते हैं जब कुछ चीजों से मिलके बना, 3 enzymes and 5 cofactors। और ये याद रखना, 3 एंजाइम्स और 5 कोफैक्टर, सबसे मेन रिएक्शन है ये, इसके बगैर प्रोसेस नहीं हो सकता। एंड 3 एंजाइम आर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। इसका काम क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ CO2। यस मैम। डीकार्बोक्सिलेज के नाम से समझ आ रहा है?
right? Then pyruvate transacetylase, नाम से क्या पता चल रहा है? Leading to synthesis of acetyl coenzyme A, acetylase, transacetylase, acetyl coenzyme A. और लास्ट में pyruvate dehydrogenase. डिहाइड्रोजनेज का मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, मींस किसके सिंथेसिस कर रहा है? अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो किसके सिंथेसिस होगी? NADH plus H. NADH plus H. इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट सिंथेसिस क्या है मेरे पास? जो मेरे पास 3 प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बन रहे हैं उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है? मैम सबसे पहले कौन बना? CO2, CO फिर कौन बना? एसिटाइल कोई और फिर फाइनली कौन बना? NADH plus H plus. And all together in single reaction mechanism. हाँ जी बेटा. Yes ma'am. Yes. Anyone having any doubt first of all इन 3 एंजाइम के हिसाब से? तीनों एंजाइम प्रॉपर वे में काम करते हैं इस कॉम्प्लेक्स में. पहला एंजाइम होता है डीकार्बोक्सिलेज जिसका काम है पायरुवेट से CO2 को निकालना और एसिटाइल को बनवाना, जो एसिटाइल को एक ही तरह फॉर्म होगा बाय ट्रांसएसिटाइलेज. फिर जो प्रोडक्ट है उससे फाइनली NADH plus H plus की सिंथेसिस कराना बाय रिमूविंग दी H plus आयंस, वो काम होगा एंजाइम 3 का. तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म में तीनों निकल रहे हैं. तो आप ऑक्सीडेशन भी कर रहे हो, आप डीकार्बोक्सिलेशन भी कर रहे हो, इसीलिए आपने नाम दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. अब समझ आया सबको पॉइंट? यस मैम. Yes ma'am. नाउ कोफैक्टर्स. ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए बेटा. ऑर्डर हैज टू बी दिस ओनली, राइट? ऑर्डर यही रहेगा, ध्यान रखना इस बात का. नाउ 5 कोफैक्टर्स हमारे पास. 5 कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले से शुरू करते हैं यहाँ पर हम. TPP, थाइमीन ये ना विटामिन B वाला है. पायरोफॉस्फेट. देन लिपोइक एसिड. थर्ड coenzyme A, which is a derivative of pantothenic acid. Fourth FAD plus and fifth NAD plus. TPP for E1, lipoic acid for E2, coenzyme A for E2, FAD for E3, NAD for E3. इनके कोफैक्टर. E1 का कोफैक्टर TPP, E2 का कोफैक्टर लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम है, E3 का कोफैक्टर FAD एंड NAD. ये पांचों अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पहले वाले में TPP थाइमीन विटामिन B, लिपोइक एसिड विटामिन B, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B. विटामिन B पता है 1 to 12 होते हैं सबको, राइट? पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ना विटामिन B कॉम्प्लेक्स, वो सारे पांचों टाइप्स हैं इसमें. FAD को क्या कहते हैं? फ्लेविन, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड, ये कहते हो फ्लेविन विटामिन B. NAD को क्या कहते हो? नाइसिन, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड. Once again, niacin, vitamin B, all of them are defined to be derivative of vitamin B. So अब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी टीवी पे, और इफ एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो, तो डॉक्टर्स के पास अगर गए हो तो ये भी सुना होगा दैट इफ यू आर डेफिशिएंट इन एनर्जी, डॉक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट और ऑलवेज रिकमेंड टू टेक विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन B अच्छा हो. और विटामिन B अच्छा होगा तो ट्रांजिशन रिएक्शन अच्छी चलेगी. जहां जिसकी भी बॉडी में विटामिन B की कमी होती है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है.
रेट ऑफ लिंक रिएक्शन, रेट ऑफ ट्रांजिशन रिएक्शन ड्रॉप डाउन कर जाता है। जहां इसका रेट कम, क्रेब्स साइकिल कम चल रही है, एटीपी धीरे धीरे बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। दैट्स वाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज रिकमेंडेड। समझ आया आप सबको प्रोसेस? हाँ जी बेटा। मैम ये जो कोफैक्टर है मैम, इनके नेम एज इट इज लर्न करने होंगे? एज इट इज लर्न करना। ओके मैम, फाइन, राइट। एवरीवन क्लियर विद द होल कंसेप्ट? मैम एक बार लिपोइक एसिड बता दो। लिपोइक एसिड विटामिन बी बेटा E2 का है हमारे पास कोफैक्टर लिपोएट। फाइन, राइट। ये तो आप पढ़ चुके हो ना बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, विटामिन्स में। यस मैम, बाकी सबके नाम पढ़े हैं। पेंथेनोइक एसिड पढ़ा है, ये फ्लेविनोइड पढ़ा है, फ्लेविन वाला पढ़ सकते। फाइन एवरीवन, कंप्लीट यहाँ तक? Yes, ma'am. राइट, ओके गाइस, तो completed till this, आगे बढ़ जाएं इसी में ही। Now the question came, why link reaction is called link reaction? Tell me. मैम ये दोनों रिएक्शन क्योंकि इससे ही फिर ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है मैम। यस मैम। Can I say transition reaction is regarded as ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में? Exactly, it's regarded as link reaction because it is providing the link between Glycolysis and cycle. glycolysis and Krebs cycle. And how? Because this reaction is utilizing, ये reaction utilize कर रहा है product of glycolysis, glycolysis के product को, and synthesizing substrate of Krebs cycle. उल्टा मत कर देना एग्जाम में, इसको बहुत ध्यान से ऑप्शन टिक करना। ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट को यूज करता है, पायरुवेट को यूज करता है, क्रेब्स साइकिल के सबस्ट्रेट को बनाता है। That's why it's called as a link reaction, and that's why it is very mandatory to be done, right? Hence, Yes. this explain the mandatory rule of Krebs cycle, mandatory rule of link reaction, कि लिंक रिएक्शन करनी ही करनी है, इसके बगैर आप प्रोसेस कर ही नहीं सकते। You cannot come up with this step, क्योंकि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो सकता, राइट। तो अब हमें ये समझ आ गया कि क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। तो अब हमें वही एसिटाइल कोए को यूज करके क्रेब्स साइकिल चलवानी है। कैसे होती है वो, दैट वी हैव टू स्टार्ट विद। फाइन, कंप्लीट सब इंट्रोडक्शन दूंगी क्रेब्स साइकिल का। हाँ जी, मैंडेटरी रूल क्या है? क्या मैंडेटरी रूल का मतलब है कि इट्स मैंडेटरी, इट्स बीइंग द वन जो 110% होना ही होना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है? क्लियर एवरीवन? नाउ इसी के बेसिस पे हमने स्टार्ट किया क्रेब्स साइकिल, राइट। हैंस क्रेब ने डिफाइन किया था, इसी वजह से हम इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। तो इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड करोगे प्रोसेस को। तो एक साइक्लिकल प्रोसेस है ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मेन चीजें ध्यान रखना, ग्लूकोज का आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया। ग्लूकोज में से देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, 2 CO2 आपने लिंक में निकाल दिए 2 CO2 6 में से, राइट। Yes. अब आपके पास कितने बचे, 4 CO2। वो 4 CO2 का रिमूवल आप क्रेब्स साइकिल में करो, राइट। तो इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, रिलीजिंग CO2, reducing powers and ATP और GTP, इनका सिंथेसिस करें। होगा कहाँ हमारे पास, अगर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, करेक्ट। ट्रांजिशन रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ये Yes. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है,
राइट अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी लिखा है तो मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अंटिल अनलेस उसने मेम्ब्रेन मेंशन ना किया हो तब तक हम मैट्रिक्स ही कंसिडर करते हैं, ठीक है? यस मैम। राइट एंड दिस इज द प्रोसेस बेटा ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यस मैम, कॉल्ड TCA साइकिल। पहला प्रोडक्ट इसका एक्चुअली ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट्स व्हाई ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम इसे नाम देते हैं, राइट? अब कैसे स्टार्ट करते हैं दैट वी विल डू इन द कमिंग क्लास, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट करूंगी मैं तो हाफ एन आवर पूरा लग जाएगा उसमें, राइट? और मेरी एक्चुअली क्लास भी है फिर वापस से, राइट, 2:30 से, दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग अप द टॉपिक ओवर हियर। और यही क्रेब्स साइकिल ETS वी आर गोइंग टू डू इन द मंडे सेशन नेक्स्ट वीक, राइट? बिकॉज आपका AITS है, राइट? तो गिविंग यू अ रिलैक्सेशन फॉर दिस वीक, राइट? सैटरडे संडे हम क्लास नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन दोनों चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, राइट? क्योंकि प्लांट ग्रोथ हार्मोन में मेन हार्मोन्स पढ़ने हैं हमें और आपका फोटोपीरियोडिज्म वाला टॉपिक मेन पढ़ना है, राइट? और फिर उसी के साथ एक आपको मैंने डील भी बताई थी कि हम संडे संडे बैच कॉम्बिनेशन में क्लास शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे वो क्लास, राइट? जो 12th के जेनेटिक्स से स्टार्ट होगी, ठीक है? तो 12th का जेनेटिक्स में उससे स्टार्ट करूँगी, तो मीन्स आपका मंडे थर्सडे में जो 11th वाली क्लासेस चल रही हैं वो, और जैसे 11th वाला खत्म होगा हमारा 12th वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड संडे के दिन, राइट, संडे वो डे फिक्स किया मैंने आपका, संडे के दिन दोनों बैचेस का एक कंबाइंड क्लास करेंगे फॉर 12th सिलेबस जेनेटिक्स के लिए, स्पेसिफिकली जेनेटिक्स, राइट? ओके, सो डन टिल हियर? यस कंप्लीटेड यहाँ तक टॉपिक? गुड, सो आई विल शेयर द नोट्स विद यू, रिवाइज द टॉपिक टिल हियर। ये आज ही पाथवे याद हो जाना चाहिए, ठीक है? इसको पाइल अप नहीं करना है, साथ साथ याद करते जाना ताकि दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। और फोटोसिंथेसिस भी, एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस टिल फोटोसिंथेसिस, राइट? पूरे ट्रांसपोर्ट के, मिनरल के, फोटोसिंथेसिस के, राइट, जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आपके कंप्लीट हो जाएं, सो दैट वी कैन स्टार्ट आउट विद द डिस्कशन इन द कमिंग थर्सडे क्लास। फाइन, थैंक यू मैम। okay everyone, so we'll meet you in the coming session. Bye bye, take care, enjoy and study very well. Okay, Bye ma'am, thank you ma'am। bye. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.